तो एक और हफ्ता और एक और एपिसोड सीक्रेट इंडियन का जो बहुत हद तक पिछले वाले एपिसोड से कम पेस पर था, लेकिन हाँ कुछ चीजें क्लियर हुई और पता चला कि अब क्या क्या पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। क्योंकि इस एपिसोड में कहानी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकी, लेकिन जितने जा सकी उसे समझ में आ रहा है कि अब जो एपिसोड्स हैं वो बहुत तेज फॉरवर्ड करना शुरू करेंगे और कहानी शायद बहुत तेजी से अपनी एंड की तरफ बढ़ेगी। तो मैं अजय अशरफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो खैर तीसरा एपिसोड जो है वो ज्यादा कुछ नहीं दिखाता, लेकिन हमें बताता है कि निक फ्यूरी ने स्टार्ट कैसे लिया था और हमें ये भी बताता है कि ग्रेविक जो है वो कितना ज्यादा अंदर तक जा चुका है और वो कितना ज्यादा उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कई सारे सीन्स में ऐसा दिखाई देता है कि वो कैसे काम करता है और कैसे उसका बिहेव होता है और वो हर चीज के लिए कैसे प्रॉपर तरीके से तैयार है। हालांकि अगर दूसरी चीजों के बारे में बात की जाए, जैसे निक फ्यूरी और उसकी बीवी के बारे में, तो निक फ्यूरी और उसकी बीवी जो है वो 90s में ही एक दूसरे से मिल चुके थे और वो पहले से ये बात जानता था कि वो एक स्क्रल है। और ये भी दिखाया गया कि स्क्रल्स की वजह से ही निक फ्यूरी आज वहां पर है जहां वो मौजूद है। हालांकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो इस तरह का पोटेंशियल रखता है कि वो जहां है वो उसके लिए एक सही पोस्ट है, लेकिन स्क्रल्स जो है वो उसकी मेन सीढ़ियां बने जहां तक उससे जाना था वहां तक जाने के लिए, क्योंकि स्क्रल्स उसकी जगह जगह मदद करते रहे, चाहे किसी भी किस्म का मामला क्यों ना रहा हो। हालांकि इस बारे में अगर थोड़ी और डीप तरीके से बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक फ्यूरी की जो बीवी है उसी ने उस बंदे के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम इसे गिरा सकते हैं, जो हमें ब्लैक विडो में विलन के तौर पर दिखाई दिया था। वहां पे वो इन्फो निक फ्यूरी को दी जरूर गई, लेकिन हमें पता है कि निक फ्यूरी की उस इन्फो को देने की वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और ब्लैक विडो का विलन असल में ब्लैक विडो की मूवी में ही मरा है। बाई चांस अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मैं किस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको सीधे अल्फाज में बताऊं तो वो रेड रूम का करता धरता है, रेड रूम उसी ने बनाया था। खैर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेविक जो है वो टैलोस से मिलने के लिए तैयार है और वो मिलने के लिए जाता भी है। पीछे उसके साथ गाया भी उसके साथ ही होती है, जाहिर सी बात है। और वहां पर ग्रेविक एक अलग किस्म का पत्ता फेंकता है और वो गिया के सामने ये चीज जानबूझ के रख देता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटिश नेवी के जरिए वो लोग एक यूएसए बेस एक एरोप्लेन को क्रैश करवाएंगे ताकि एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला जो सेटअप है वो पूरी तरह से चल पड़े। और इससे पहले हमें ये भी दिखाया जाता है कि 3 स्क्रल्स जो है वो प्रॉपर ऑफिशियल ऑफिसर्स बन के वहां पे ब्रिटेन नेवी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक और टैलोस की मीटिंग होती है, जहाँ पे टैलोस जो है वो ग्रेविक को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें एक चीज और भी दिखाई देती है कि ग्रेविक जो है वो कॉफी में या उसकी चाय में बहुत ज्यादा ही चीनी मिला रहा होता है और मिलाता रहता है। और मुझे ऐसा लगता है शायद ये चीज इसलिए दिखाई गई है ये बताने के लिए कि ग्रेविक का जो कैरेक्टर है वो कहीं रुकने वाला नहीं है। वो जब शुरू होता है तो उसे नहीं पता कि एंड कैसे होगा या इस चीज को कैसे खत्म करना है, बस उसने शुरू किया तो उसने बस वो शुरू ही रखता है। और हमें इस मामलों में ये भी समझ में आता है कि ग्रेविक का इस सारी चीजों को लेकर अपना एक अलग मकसद है। उसे स्क्रल्स के लिए कोई प्लैनेट नहीं चाहिए, ना ही स्क्रल्स से उसे कोई खास हमदर्दी है। टैलोस से उसकी मीटिंग में वो टैलोस को उसकी बेटी के बारे में धमकाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टैलोस उसे पकड़ने के लिए पड़ता है। और फिर हमें ट्रेलर वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पे सारे के सारे आसपास में बैठे हुए स्क्रल्स के लोग जो है वो ग्रेविक में बदल जाते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा सा टैलोस हल्का होता है। लेकिन दूसरी बार जब वो उसकी बेटी का नाम लेता है तो टैलोस जो है उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेविक जो है अपने हाथ को दोबारा से हील अप करता है एक्सट्रीमिस्ट के जरिए। यानी अब थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए तो आयरन मैन 3 में जो विलन था उसके पास इस तरह की पावर्स थी कि वो अपने किसी भी कटे हुए हिस्से को दोबारा से रिवोक कर सकता था, और यही पावर अभी ग्रेविक के पास है। इसका मतलब है जो सुपर स्क्वायर वाले एक्सपेरिमेंट है वो ग्रेविक अपने ऊपर कर लिए हैं और वो कामयाब भी हो चुके हैं। इससे पहले वाले सीन में हमने ये भी देखा कि ग्रेविक ने जो है वो काउंसिल ऑफ स्क्रल को अपने पास बुलाया है और उन्हें बताया है कि क्यों ना अब हम सिर्फ शेप शिफ्टिंग ही नहीं, अब हम पावर्स भी चला सकते हैं। और हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा भी था इनके पास ग्रूट की पावर्स भी है, इनके पास एक फ्रॉस्ट जायंट की पावर भी है, एक्सट्रीमिस की पावर्स भी है, और दूसरे और भी कहीं ऐसे सीन्स होंगे जो अभी सही से खुले नहीं, और बहुत सारे हीरोज की पावर इनके पास हो सकती है। भी पॉसिबल के आगे हमें और अलग अलग किस्म के सुपर स्क्रल दिखाई दे, लेकिन अभी के सिर्फ ग्रेविक एक ऐसा सुपर स्क्रल है जो मौजूद है। खैर हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव निक की बीवी की तरफ से भी दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी साथ उसका ताल्लुक पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से निक फ्यूरी ब्लिप गायब हुआ, ब्लिप के बाद वापस आया और फिर से चला गया, तो निक फ्यूरी की बीवी और उसकी भी आपस में नहीं बनती है। और हमें ये भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि निक फ्यूरी की बीवी भी जो है वो स्क्रल के उसी ग्रो का पार्ट है जो अर्थ को इन्वेड करना चाहते हैं। और निक फ्यूरी को भी कहीं ना कहीं इस बात पे थोड़ा सा शक होता है जब वो आपस में बातचीत कर
कर रहे होते तो वहाँ पे एक फोन कॉल आती है जो थोड़ी सी सस्पिशियस होती है और निक फ्यूरी को थोड़ा डाउट होता है इस बात पे। आगे देखते हैं कि अब वो जो प्लान है या वो जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है। ब्रिटेन नेवी की तरफ से वो अटैक होने वाला है क्योंकि सारे स्क्रल्स अपने अपनी जगह पे मौजूद थे और वो जो मेन कमांडर था जिसके पास वो सारी की सारी कंट्रोल कमांड थी, जिसकी तरफ से वो ऑर्डर पास किया गया था, वो भी एक स्क्रल था। और तो टैलोस और निक फ्यूरी जो है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक बार वाला सीन होता है जहाँ पे मैं पर्सनली कहूंगा कि मैंने पहली बार निक फ्यूरी की केमिस्ट्री किसी के साथ इतनी ज्यादा फिट होती हुई देखी। हालांकि मारी हिल के साथ हमने कई बार निक फ्यूरी को देखा, लेकिन वो ऐसी केमिस्ट्री नहीं दिखाई देती जैसी टैलोस और निक फ्यूरी के बीच में है। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं थोड़ा सा, और टैलोस उसे बताता है कि अब तक जो भी तुम समझ रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम हमारा फैलाया हुआ रायता साफ करो, लेकिन हमने तुम्हारा फैलाया हुआ रायता कई बार साफ किया है। अगर हम स्क्रल्स नहीं होते तो शायद तुम वहां नहीं होते जहाँ मौजूद हो। कहीं ना कहीं निक फ्यूरी की बात समझ में आती है कि चाहे चीजों को वो छुपाने की कोशिश करे लेकिन ये बात सच तो है। ये उस कमांडर के घर पे पहुंचते हैं जो ये ऑर्डर पास करता है अटैक करने के लिए, और वहां पे जाके उससे नेगोशिएशन करने की कोशिश तो करते हैं कि भाई किसी तरह से बिना मार धाड़ के मामला हल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता और टैलोस खुद अपने हाथ से उसको मारता है और वो स्क्रल दोबारा से चेंज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो गिया से कांटेक्ट करता है, उसे बताता है कि भाई हमें ये पासवर्ड चाहिए ये अटैक रोकने के लिए। और फिर गाया जो है वो वहां जाती है उस वाले चेंबर में जहाँ दिखाया जाता है कि जितने भी ह्यूमन फॉर्म्स जो है, जो ह्यूमन असली बॉडीज है जिनका फॉर्म लेके स्क्रल्स घूम रहे हैं, वो वहाँ पे सारे एक जगह पे कैद है। और वहाँ पे एक छोटे से ग्लिप्स के लिए ही सही, एक छोटे से सेकंड के लिए ही सही, हमें जेम्स रोड भी दिखाई दिया, जेम्स रोड ही वहाँ पे दिखाई दिया। अब ये नहीं पता कि ये कितना सही है या कितना एक्यूरेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमें जेम्स रोड को देखा, यानी वॉर मशीन को देखा। वहाँ पे गिया जो है उस कमांडर की मेमोरी से वो पासवर्ड देती है और ये अटैक रुक तो जाता है, लेकिन गिया जो है वो एक अलग किस्म से सामने आ जाती है। और ग्रेविक जो है उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है। वो बताता है कि शुरू से ये जो मैं कर रहा था मुझे पता था, मुझे जानना था कि कौन है जो गद्दार है। और हम वहाँ देखते हैं कि ग्रेविक जो है वो गिया को मार देता है। खैर गिया को मारने का जो सीन है वो अभी सही से कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा है वो भी पॉसिबल कि वो आके मर भी गई हो और ग्रेविक उसे वहाँ पे मरा हुआ छोड़ के चला जाता है। बट एक इतने बड़े एक्टर को लेना सिर्फ 3 एपिसोड में, वो भी मारने के लिए, मुझे लगता है कि शायद जस्टिफाई नहीं करता। मे भी पॉसिबल कि वो आगे दोबारा दिखाई दे, क्योंकि कुछ ऐसे सीन है जो हमें ट्रेलर में और टीवी प्रोमोज वगैरह में दिखाई दिए हैं जो भी हमें गिया के इस 3 एपिसोड में नहीं दिखाई दी। तो मे भी पॉसिबल कि गिया वापस आए, या गिया ना सही उसका जो ह्यूमन फॉर्म है जो असल में मौजूद है, जिसका फॉर्म लेके घूम रही थी, वो शायद हमें कहीं दिखाई दे। तो खैर एपिसोड 3 यहाँ पे एंड नहीं होता। फिर आगे हम देखते हैं कि निक की जो बीवी है, निक फ्यूरी की जो बीवी है, वो एक कॉल पे जाती है अपने एक सेफ में और वहां जाके वो गन निकालती है। और फिर वहां पे उसके पास एक कॉल आती है और उस कॉल पे कहती है कि मुझे ग्रेविक से मिलना है। एंड वहां पर एक आवाज है जो बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, मतलब आप पहचान ही जाएंगे अगर आप थोड़ा सा गौर से इसको देखेंगे दोनों तरफ से। चाहे आप उसे हिंदी वर्जन में देख रहे हैं या चाहे आप उसे इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो आवाज है वो असल में जेम्स रॉड की है, रोडी की। और ये चीज भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है। जेम्स रॉड जो है वो भी स्क्रल है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब से स्क्रल है, भी जानना जरूरी है कि वो कब से स्क्रल है। और क्योंकि वो एक ऑफिशियल एवेंजर रह चुका है तो हमें नहीं पता कि अब तक कितनी सारी चीजें ऑफिशियली जेम्स रॉड ने स्क्रल्स तक ट्रांसफर की होगी। और वहाँ पे जेम्स रॉड निक की बीवी से कहता है कि तुम्हें ग्रेविक से नहीं बात करनी, तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे बोलो, डायरेक्ट मुझसे बात करो। यार वहाँ पे वो एपिसोड एंड होता है। अभी तक सीक्रेट इन्वेजन काफी सही जा रहा है और बहुत जबरदस्त जा रहा है। हालांकि इसको वो रेटिंग नहीं मिल पा रही है जो दूसरे शोज और अच्छे शोज को मिली, जैसे मून नाइट या लोकी को। खैर देखते हैं कि अब सीक्रेट इन्वेजन कहाँ जाके एंड होता है और क्या इसकी स्टोरी है, क्योंकि जो अब तक चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि किसी सुपर हीरो के बगैर शायद ही निक फ्यूरी इन सुपर स्क्रल्स वगैरह से लड़ सके, या शायद हो सकता है कि इस सीरीज में इसकी कोई एंड ना हो, इस कहानी का कोई एंड हो ही ना, ये कहानी आगे कहीं जाकर या किसी और मूवी में जाकर एंड हो। तो खैर अभी के लिए तो एपिसोड 3 ऐसा ही है और एपिसोड 4 का अगले हफ्ते के लिए हम वेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो एपिसोड 4 है वो थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर दे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। और